हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे करंट क्विज का, और ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था राष्ट्रीय क्रम के परिघटना दृश्य का, और आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करंट क्विज टू द पॉइंट अप्रोच के साथ जो घटना चक्र की बुक है उसी का हम वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 2 का जो डिस्कशन कर रहे थे उसी का ये नेक्स्ट वीडियो होगा। और इसके पहले जो है वॉल्यूम फर्स्ट का पूरा जो है वीडियो कंप्लीट हो चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको भी देखिएगा। और इसका वॉल्यूम 3 भी बुक आ चुकी है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद वॉल्यूम 2 के बाद वॉल्यूम 3 का भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखना, तब इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है, 21 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 अलगाववादी यूक्रेन के राज्यों को मान्यता प्रदान किया है। और ये राज्य कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, डोनेट्स्क और लुहांस्क। ये 2 राज्य हैं जो कि यूक्रेन के हैं, और इसको जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राज्यों को जो है मान्यता प्रदान कर दिया गया। तो अब इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये हुआ है 21 फरवरी 2022 को। चर्चा में इसलिए है क्योंकि रूस द्वारा यूक्रेन के 2 अलगाववादी राज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता प्रदान किया गया। कारण क्या था, तो यूक्रेन के नाटो में जो है शामिल, नाटो एक संगठन है, संस्था है, तो उसमें शामिल होने की संभावना के चलते जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है ये उठाया गया कदम है। और डोनेट्स्क की बात करें इस राज्य का, तो इसका पूर्व नाम था अलेक्जेंड्रोवोका, यूजीवका और स्टालिनो पूर्वी यूक्रेन का एक औद्योगिक शहर है। इसके बाद लुहांस्क की बात करें तो इसका पूर्व नाम है वोरोसिलोग्राद, पूर्वी यूक्रेन का एक शहर है, और ये शहर डोनबास क्षेत्र में रूसी की सीमा के पास जो है स्थित है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 फरवरी 2022 को कौन से 2 देश पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष विराम के लिए कार्य करने पर सहमत हुए हैं, तो वो हैं फ्रांस और रूस। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, फ्रांस और रूस। ठीक है, यूक्रेन के संबंध में फ्रांस और रूस में समझौता हुआ है। ठीक है, और नेतृत्व करता थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। अन्य तथ्यों की बात करें तो दोनों देश जो है यूरोप में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता के लिए भी सहमत हुए, और इससे पूर्व फ्रांस एवं रूस के बीच मिन्स्क समझौते को लेकर भी नवंबर 2021 में वार्ता संपन्न हुई थी। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने आभासी सम्मेलन के माध्यम से किस देश के साथ एक रक्षा समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है, ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, जापान के साथ किया है। आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जापान का रक्षा समझौता हुआ है 6 जनवरी 2022 को आभासी शिखर माध्यम के सम्मेलन के माध्यम से, और इसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री उस समय थे स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीनी सैन्य शक्ति के मुकाबले जो है रक्षा सहयोग को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य था। लाभ की बात करें तो आपसी संचालन को सुदृढ़ करना और हथियारों के परिवहन में जो है आसानी, ये 2 चीज़ें लाभ इससे दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 जनवरी 2022 को किन 2 देशों के मध्य अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और संस्थानों की सूची का आदान प्रदान किया गया, तो वो है भारत और पाकिस्तान। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। ठीक है, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान 1 जनवरी 2022 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तथ्यों की, तो इनके बीच परमाणु प्रतिष्ठान और संस्थान की एक सूची के आदान प्रदान हेतु 31 दिसंबर 1988 को एक समझौता हुआ था। इस समझौते को 27 जनवरी 1991 से लागू किया गया, और इसके तहत प्रत्येक 1 जनवरी को एक सूची का आदान प्रदान किया जाता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1992 में पहली बार सूची का आदान प्रदान किया गया, और 1 जनवरी 2022 को 30वीं बार जानकारी साझा की गई। इन सूचियों का आदान प्रदान मई 2008 में हस्ताक्षरित काउंसुलर एक्सेस समझौता के प्रावधानों के तहत किया जाता है। एक समझौता हुआ था, इसी के प्रावधान के तहत जो है सूचियों का आदान प्रदान होता है, और ये समझौता कब हुआ था, मई 2008 में।
जिसमें दोनों देशों ने हस्ताक्षरित किया था। ठीक है, इस संधि के अनुसार जो है दोनों देश एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं कर सकते, ये इस संधि के अनुसार ये कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में कितने परमाणु शक्ति संपन्न देशों ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु युद्ध को भविष्य में रोकने को सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लिया गया? तो ये किया गया है टोटल 5। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा 5। ठीक है, परमाणु हथियार प्रतिषेध पर संयुक्त वक्तव्य हुआ जनवरी 2022 में। इसमें भविष्य में परमाणु हथियार के प्रसार एवं परमाणु युद्ध को रोकने हेतु संकल्प लिया गया। संकल्पकर्ता देश की बात करें तो उसमें चीन है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। उद्देश्य क्या है? तो परमाणु हथियार के प्रसार तथा भविष्य में परमाणु युद्ध को रोकना इसका मेन उद्देश्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यानी कि UNSC के स्थायी सदस्य भी इसमें हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। विशेषता की बात करते हैं तो UNSC में 5 अस्थायी और 10 जो है अस्थायी सदस्य इसमें हैं, जो कि 2 वर्षीय कार्यकाल उनका होता है, जो अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतवर्ष जो है 2021 में 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना, जो 2 वर्ष यानी कि 2021 और 22 तक सुरक्षा परिषद में रहेगा। दातव्य की सुरक्षा परिषद की स्थापना की बात करें तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा किया गया था। पहला सत्र हुआ था 17 जनवरी 1946 को चर्च हाउस वेस्टमिंस्टर लंदन में। ठीक है, तो इसका आंसर जो मतलब इसका डिटेल देख लिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक द्वारा राजनीतिक संकट के दौरान अपने पद से इस्तीफा दिया गया? तो ये है सूडान। आंसर क्या हो जाएगा? सूडान। सूडान जो है ये इस देश के प्रधानमंत्री जो अब्दुल्ला हमदोक थे, उन्होंने राजनीतिक संकट के दौरान जो है अपना पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, जनवरी 2022 में किया। देश सूडान था। इसकी राजधानी कहाँ पर है? खार्तूम। राजधानी की बात, राजधानी जरूर याद रखिएगा। विशेष की बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री हमदोक द्वारा यह इस्तीफा पद ग्रहण के कुछ समय पश्चात दिया गया और अक्टूबर 2021 को सूडान के सैन्य तख्तापलट के पश्चात सूडान में भीषण विरोध के प्रदर्शन हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में चीन द्वारा किस झील पर पुल बनाए जाने की जानकारी मिली जो पूर्वी लद्दाख में जो स्थित है? तो वह है पैंगोंग त्सो। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैंगोंग त्सो झील पर जो है चीन द्वारा पुल का निर्माण जनवरी 2022 में किया गया। ये संबंध राज्य जो इससे है लद्दाख है और पुल निर्माणकर्ता का नाम चीन देश है। ठीक है, पैंगोंग त्सो झील जो है 134 किलोमीटर लंबी एक एंडोरेक झील है। ठीक है, पुल के बारे में बात करें तो पुल का निर्माण झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 से 20 किलोमीटर पूर्व में किया जा रहा है। फिंगर 8 वास्तविक नियंत्रण रेखा को दर्शाती है, यानी कि LAC को दर्शाती है। ठीक है, धातव्य की खरनुक फोर्ट में 1958 से चीन के नियंत्रण में है, जो कि एक भारत का यह हिस्सा है और यह LAC से सुदूर पश्चिम में स्थित है। भारत फिंगर 8 पर अपना दावा करता है, जबकि चीन जो है फिंगर 4 पर अपना दावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी रोधी समिति की अध्यक्षता संभाल ली। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो वो होगा टोटल 1 वर्ष का। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, भारत ने 10 वर्षों के अंतराल के बाद 1 जनवरी 2022 को इस समिति की अध्यक्षता संभाली है। कार्यकाल 1 वर्ष का है। 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक कार्यकाल होगा। भारत ने पूर्व में अध्यक्षता इसकी संभाली थी 2011-12 में। ठीक है, इसकी स्थापना 28 सितंबर 2001 को 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद यह संकल्प 1373 के द्वारा लिया गया। ठीक है, और सदस्य इसका भारत सहित 15 देश हैं। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए इसमें रणनीतियाँ बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अक्टूबर 2021 में भारत पुनः संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद का सदस्य चुना गया है और संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद का कार्यालय कहाँ पर है ये बताना है। तो इसका कार्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो है कार्यालय स्थित है। अब UNHRC का सदस्य, अब इसके बाद हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब सदस्यता ग्रहण की तो अक्टूबर 2021 में हुआ। भारत UNHRC में 6वां कार्यकाल के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ है और कार्यकाल की अवधि होगी वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2024 तक, यानी कि टोटल 3 वर्ष रहेगी। ठीक है,
भारत की प्रतिबद्धता की बात करें तो सम्मान, संवाद और सहयोग की भावना से कार्य करना इसकी प्रतिबद्धता है। यूएनएचआरसी का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूएनएचआरसी का गठन 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। भारत के 7 अन्य सदस्य की बात करें तो अमेरिका, यूएई, मलेशिया, फिनलैंड, अर्जेंटीना, गाम्बिया, होंडुरास, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, बेनिन, कैमरून, इरिट्रिया, मोंटेनेग्रो, पराग्वे, कतर और सोमालिया, ये 76वें महासभा द्वारा जो है इतने सारे देश इसके अन्य देश हैं। ठीक है, मानवाधिकार पर जो है आधारित समस्त वैश्विक मुद्दों पर जो है संगठन चर्चा करता है। ठीक है, सदस्य देशों की बात करें तो यूएनएचआरसी में जो है 47 सदस्य देश शामिल होते हैं और इनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है किया जाता है। अफ्रीका जो है 13 सदस्य है। ठीक है, और इसके बाद एशिया पैसिफिक 13 सदस्य, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश के 8 सदस्य हैं, पूर्वी यूरोप से जो है 6 सदस्य देश हैं और पश्चिमी यूरोप से 7 सदस्य देश हैं। उपयुक्त सभी देशों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के आधार पर 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत ने एक वर्ष में कितने यूनिकॉर्न जोड़े हैं? तो वो जोड़ा गया 33 यूनिकॉर्न। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 33। ठीक है, 33 यूनिकॉर्न जो है जोड़ा गया है भारत की तरफ से। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार ये बताया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यूनिकॉर्न की सूची की बात करें तो इसमें जो है वर्ष 2000 के बाद स्थापित स्टार्टअप जिसका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और यह जारी करता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, शीर्ष देशों की बात करें तो पहला स्थान इसमें यूएसए का है जिसमें पिछले एक वर्ष में 254 यूनिकॉर्न शामिल किए गए हैं, तो टोटल अमेरिका का 487 हो गया। दूसरा है चीन का, इसमें पिछले एक वर्ष में 74 इसने शामिल किया है और इसका टोटल जो है 301 है। भारत जो है तीसरे नंबर पर आता है, पिछले एक वर्ष में 33 यूनिकॉर्न जोड़े हैं जिसमें 54 टोटल भारत का हो गया। ठीक है, तो इसके बाद चौथा जो स्थान आता है यूके का आता है, इसने 15 जोड़े हैं टोटल यूनिकॉर्न और 39 इसका टोटल यूनिकॉर्न बनता है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत ने एक वर्ष में 33 नए यूनिकॉर्न जोड़े जिससे भारत की संख्या इनमें 54 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में भारत द्वारा किस देश को मानवीय सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए पर जोर दिया गया? तो ये दिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान को सहायता सामग्री दी गई दिसंबर 2021 में। भारत ने सहायता किया है। 7 अक्टूबर 2021 को भारत ने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को मदद भेजने हेतु एक प्रस्ताव जो है पाकिस्तान भेजा था। मुख्य तथ्यों की बात करें तो भारत ने जो है इस पर जोर दिया है कि मानवीय सहायता सामग्री भेजने हेतु किसी प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए और इसके तहत 50,000 टन गेहूं और जीवन रक्षक दवाएं भेजने के उद्देश्य है। ठीक है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी की थी जिसमें रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सलाहकारों ने जो है भाग लिया था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नवंबर 2021 में डीआरडीओ और इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय ने दोहरी उपयोगिता वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए द्विपक्षीय नवाचार समझौता कहाँ पर किया गया ये बताना है। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय नवाचार समझौता हुआ 9 नवंबर 2021 को, नई दिल्ली स्थान था और मंत्रालय जो इससे संबंधित है वो है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, भारत और रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय यानी कि डीडीआर&डी इजराइल, और इसके बाद ये दोनों संलग्न संगठन थे इसके। और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता जो थे वो थे डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भारत से और डीडीआर&डी के डॉक्टर डैनियल गोल्ड इजराइल से थे। ठीक है, प्रमुख तथ्यों की बात करें तो इसके तहत जो है दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए दोनों देशों के स्टार्टअप्स और एमएसएमई के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जो है समझौता किया गया। दोनों रोबोटिक्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, फोटोनिक्स, ब्रेन मशीन इंटरफेज, ऊर्जा संग्रहण, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों की अगली पीढ़ी और की तकनीकों और उत्पादों का विकास करने के लिए जो है स्टार्टअप्स का उद्योग काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद डीआरडीओ और डीडीआर&डी द्वारा विकास के लिए जो है संयुक्त रूप से वित्त पोषण प्रयास किया गया। ठीक है, अपने यहाँ भारत में जो डीआरडीओ काम करता है वही काम जो है इजराइल में डीडीआर&डी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिसंबर 2021 में हांगकांग यूनिवर्सिटी के परिसर से तियानमेन हत्याकांड के प्रतीक किस स्मारक को जो है हटा दिया गया? तो वो स्मारक का नाम है पिलर ऑफ सेम। ठीक है, बी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। पिलर ऑफ सेम की बात करें तो माह दिसंबर का ये बात है जिसमें तियानमेन हत्याकांड का ये प्रतीक था पिलर ऑफ सेम, और इस स्मारक को हटा दिया गया दिसंबर 2021 में। संबद्ध देश है हांगकांग, संबद्ध स्थान है हांगकांग यूनिवर्सिटी परिसर। और पिलर ऑफ सेम स्मारक की बात करें तो यह 2 टन भारी 8 मीटर यानी कि 26 फीट जो है लंबी मूर्ति है। स्मारक के शिल्पकार थे जेम्स गालसियोट। ठीक है, जेम्स गालसियोट जो थे वो स्मारक के शिल्पकार थे। विशेष तथ्यों में देखें तो इस स्मारक में जो है करीब 50 लोगों को जो है शरीर एक दूसरे के ऊपर लदे हुए दिखाए गए थे, और इसे 4 जून 1989 को तियानमेन चौक पर चीनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए छात्रों की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा रहे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत की रैंक 142 है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, ठीक है, ये जो है अभी हाल ही में जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो है असहमति जताई है, और ये असहमति जो है मंत्रालय द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में जताई गई। ठीक है, सूचकांक जारी करता था फ्रांस स्थित मीडिया निगरानी समूह और गैर सरकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ये जारी करता है सूचकांक। इसमें टोटल शामिल देश 180 हैं। शीर्ष रैंक वाले 3 देशों की बात करें तो उसमें पहला स्थान नॉर्वे का आता है, दूसरा फिनलैंड है, तीसरा है स्वीडन। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम रैंक वाले 3 देशों की बात कर लेते हैं तो सबसे लास्ट पर तुर्कमेनिस्तान आता है, उसके बाद थर्ड लास्ट पर तुर्कमेनिस्तान, और सेकंड लास्ट पर उत्तर कोरिया, और सबसे लास्ट में जो है इरिट्रिया का नंबर आता है 180वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद भारत की रैंक इसमें 142 बताई गई है। तो इस तरीके से इसका जो है विरोध जताया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में किस खाड़ी देश ने सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों पर सेंसरशिप समाप्त करने की घोषणा की? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने जो है दिसंबर 2021 में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों की सेंसरशिप समाप्त करने की घोषणा की है। कारण क्या है? अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और तेल पर निर्भरता कम करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना इसका मुख्य कारण है। देश के बारे में जान लेते हैं तो ये जो है मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, यूएई के बात कर रहे हैं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की, और ये जो है 7 अमीरातों यानी रियासत या राज्य का एक संघ है। राजधानी इसकी अबू धाबी है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान का ये सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को कितने वर्ष की सजा सुनाई है? तो ये सुनाया गया है म्यांमार की एक अदालत के द्वारा टोटल 4 वर्ष की सजा आंग सान सू की को सुनाया गया है। ठीक है, हाल ही में म्यांमार की एक अदालत ने आंग सान सू की को अवैध रूप से वाकी टाकी आयात करने और रखने और कोविड-19 के पाबंदियों का उल्लंघन करने के जुर्म में 4 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। ठीक है, इनका जन्म की बात करें तो 19 जून 1945 को यांगून यानी कि रंगून बर्मा, जो कि अब म्यांमार जाना जाता है, में हुआ था। और विशेषताओं की बात करते हैं तो म्यांमार की एक राजनेता हैं, राजनयिक हैं और लेखक हैं। पद इनका था स्टेट काउंसिल और म्यांमार और विदेश मंत्री 2016 से 2021 के मध्य थे। इन्हें पुरस्कार जो है शांति हेतु नोबेल पुरस्कार 1991 में प्रदान किया गया, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार 1992 में प्रदान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय साइमन बोलीवर पुरस्कार दिया गया, सखारोव पुरस्कार 1990 में प्रदान किया गया। इनके राजनीतिक दल का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश G20 यानी कि ग्रुप 20 यानी कि ट्रोइका में शामिल हुआ, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो देश है अपना प्यारा भारत। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा भारत। ठीक है, ट्रोइका की बात करें तो ट्रोइका वो उन्हें कहा जाता है उन देशों को जो फिलहाल अभी हाल ही में जो ग्रुप G20 की जो क्या कहते हैं अध्यक्ष कर रहे हों वर्तमान में, और पिछले वर्ष जो किए हों और इसके बाद जो आगे करेंगे, तो इन 3 देशों को मिलाकर जो है ट्रोइका कहा जाता है। ठीक है, और इस समय जो है भारत में इसको शामिल किया गया, यानी कि 2023 में जो है G20 की जो अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा। ठीक है, 2022 की जो कर रहा है इंडोनेशिया कर रहा है, और 2021 में जो है इटली ने किया था इसकी अध्यक्षता। तो इस तरीके से आपको इसमें जानकारी जरूरी। अब आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए,
अब इस समूह में जो है भारत, इटली और इंडोनेशिया शामिल हो गया। ठीक है, 3 देश को कहा जाता है ट्रोइका। अब इसका वह जो है ये G20 के अंतर्गत एक समूह को संदर्भित करता है जिसमें G20 के पिछले, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, अभी बताया मैंने। और इसमें G20 ट्रोइका की बात करें तो प्रतिवर्ष जब एक सदस्य अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो पिछले वर्ष के अध्यक्ष देश और आगामी वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ जो है समन्वय स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रोइका कहा जाता है। ठीक है, G20 के अध्यक्ष की बात करें तो पिछला इटली था 11 दिसंबर 2020 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक, और वर्तमान में इंडोनेशिया 1 दिसंबर 2021 30 नवंबर 2022 तक। ठीक है, इसके बाद आगामी जो होगा भारत होगा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। G20 सम्मेलन की मेजबानी की बात करें तो 2021 में इटली ने किया था, 2022 में इंडोनेशिया करेगा, 2023 में जो है भारत करने वाला है और 2024 जो है ब्राज़ील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं तो G20 की बात कर लेते हैं तो यूरोपीय संघ है और 19 देशों का एक औपचारिक समूह है। और इसमें अगर हम उन देशों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के विरोध के फलस्वरूप चीन ने किस देश में अपनी ऊर्जा परियोजना को निलंबित कर दिया है? तो वो है श्रीलंका। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट श्रीलंका। श्रीलंका में जो है चीन की ऊर्जा परियोजना निलंबित हो गई। चीनी फर्म सिनो सोबर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी द्वारा जो है श्रीलंका में निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजना को निलंबन दिया गया। ठीक है, और इसका कारण क्या था? भारत का विरोध कर रहा है। ठीक है, परियोजना का निर्माण की बात करें तो तमिलनाडु के करीब जो है किया जा रहा था, जिससे भारत के लिए सुरक्षा चिंता उत्पन्न हो गई थी। और इस परियोजना के निलंबन के फलस्वरूप सिनो सोबर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा ही समझौता मालदीव के भी साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं सुरक्षा पहल पर चर्चा करने के लिए 4 आयामी दृष्टिकोण पर सहमत हुआ है? तो वो देश है श्रीलंका। आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका जो है आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, जूझ रहा है। ठीक है, श्रीलंका पर जो है श्रीलंका संकट पर 4 आयामी दृष्टिकोण बनाया गया और 1 एवं 2 दिसंबर 2021 को भारत और श्रीलंका खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पहलों पर चर्चा करने के 4 आयामी दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं। अब वो 4 आयाम जो हम जान लेते हैं। पहला है खाद्य, दवाओं और ईंधन की खरीद हेतु भारत द्वारा क्रेडिट लाइन की स्वीकृति दी गई। श्रीलंका के भुगतान संतुलन के मुद्दों से निपटने हेतु एक मुद्रा स्वैप समझौता किया गया। ट्रिंको तेल फर्म का जल्द आधुनिकीकरण किया गया। और इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश को सुगम बनाने के लिए श्रीलंका की प्रतिबद्धता इसमें जारी की गई। तो इस तरीके से 4 प्रकार के जो है आयाम इसमें रखे गए। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सरकार ने इंडियन ऑयल की सहायक लंका IOC को ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म के संयुक्त विकास हेतु कितने % हिस्सेदारी जो है देने की घोषणा की गई? ठीक है, तो इसमें अगर हम घोषणा की बात करते हैं तो यह है टोटल 49%। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ट्रिंकोमाली यानी कि श्रीलंका तेल टैंक फार्म विकसित समझौता की बात करें तो इसमें जो है श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री उदय गम्मन बिल्ला द्वारा जो है ये घोषणा किया गया। इंडियन ऑयल की सहायक लंका IOC 49% के हुआ। सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 51% की घोषणा की गई। कुल टैंक 99 होंगे, जिसमें 61 का विकास ट्रिंको पेट्रोलियम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और 24 का विकास सीलोन पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन का द्वारा किया जाएगा। टोटल बाकी 14 का विकास जो है लंका LIOC द्वारा किया जाएगा। ठीक है, समझौता की समय अवधि है 50 वर्ष और समझौते की पृष्ठभूमि है वर्ष 1987 में भारत एवं श्रीलंका के मध्य टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने का समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य कौन बना है? तो वो है बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। चर्चा का कारण क्या है? तो बारबाडोस विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख पद से हटा दिया गया है। और बारबाडोस के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन और स्थिति इसकी है दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है ये। पड़ोसी देश की बात करें तो सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस तथा त्रिनिदाद और टोबैको, इतने सारे इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है,
अन्य विशेषताओं में देखें तो बारबाडोस जो है दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी संसद है और इसका अस्तित्व जो है 1639 ईस्वी से है, ठीक है। और यह प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। उच्चतम बिंदु यहाँ की माउंट हिलेबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 किस वैश्विक संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये प्रकाशित किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 की बात करते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि IOM ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 जारी किया और यह जो है रिपोर्ट श्रृंखला का 11वां संस्करण है। IOM द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो संघर्षों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के कारण घटित होने वाली आपदाओं से अधिक लोग विस्थापित हो रहे हैं। वर्ष 2020 में आपदाओं के कारण 3.07 करोड़ नए लोगों का जो है विस्थापन हुआ था। भारत में आपदाओं के कारण लगभग 40 लाख नए लोग जो है विस्थापित हुए हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जो है वर्ष 2000 में 2.1 करोड़ से बढ़कर 2020 में 5.5 करोड़ हो गई है। तीसरा पॉइंट है जहां अरबों लोग कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, जहां अरबों लोग जो है कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, वहीं करोड़ों लोग अपने ही देश में विस्थापित हुए हैं। चौथा पॉइंट है विप्रेषित धन वर्ष 2000 में जो है 126 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 702 बिलियन डॉलर हो गया। IOM के बारे में जान लेते हैं। तो यह सभी के लाभ के लिए मानवीय एवं व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने का एक प्रमुख अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। भारत इसका जो है सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वो है मिस्र। आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिस्र। चौथा सदस्य बना है मिस्र। अब न्यू डेवलपमेंट के बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो चौथे सदस्य के रूप में मिस्र देश का प्रवेश दिसंबर 2021 में हुआ। सितंबर 2021 में NDB में शामिल हुए देशों की बात करें तो बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, इसके पहले 3 देश और शामिल हुए। चौथा देश बना है मिस्र। इस प्रकार 4 देश शामिल हो चुके हैं न्यू डेवलप बैंक में, ठीक है। बैंक का उद्देश्य की बात करें तो ब्रिक्स एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास एवं परियोजनाओं हेतु जो है संसाधनों को जुटाना इसका मेन उद्देश्य है। प्रमुख विषय की बात करें तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जिसे ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा जो है सतत विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 6वीं ब्रिक्स समिट जो हुई थी वर्ष 2014 में तब हुआ। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? शंघाई, चीन में है। चेयरमैन इसके इस समय जो है इसाना डिसिल्वा बने हुए हैं, ठीक है। क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में क्षेत्रीय कार्यालय है। साओ पाउलो ब्राजील में है और मॉस्को रूस में इसका 3 जगह क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2021 में किस देश के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि वो बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बना रहा है? तो उसका नाम है अल सल्वाडोर। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, अल सल्वाडोर, ठीक है। बिटकॉइन सिटी की बात करें तो योजना बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो अल सल्वाडोर है। आकार क्या होगा? तो ये सिक्के की आकार वाला होगा। और भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो कोंचागुआ ज्वालामुखी के पास, फोंसेका के खाड़ी के पास ये बनाया जाएगा शहर, ठीक है। लाभ क्या होगा? तो शहर के निवासियों को जो है आय, संपत्ति, पूंजीगत लाभ और पेरोल करों का भुगतान नहीं करना होगा, इससे लाभ है, ठीक है। वित्त पोषण की बात करें तो $1 बिलियन का बिटकॉइन बॉन्ड जिसमें से आधे 500 मिलियन डॉलर का उपयोग जो है ऊर्जा एवं खनन बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु जो है किया जाएगा। अल सल्वाडोर के जुड़े अन्य तथ्य की बात करें तो अल सल्वाडोर जो है बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 में ONGC विदेश लिमिटेड ने किस देश के एक अपतटीय ब्लॉक में पहले कुएं में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया है? तो ये किया है बांग्लादेश में। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका, ठीक है। ONGC विदेश लिमिटेड का बांग्लादेश में अन्वेषण अभियान सितंबर 2021 में हुआ। संबद्ध स्थल की बात करें तो महेश खली द्वीप नाम है उस बांग्लादेश में जिस पर यह काम हो रहा है, ठीक है। चर्चा में क्यों है? तो ONGC विदेश ने जो है महेश खली द्वीप में के ब्लॉक SS04 में अपने पहले कुएं कंचन #1 की खुदाई की है, ठीक है। ड्रिलिंग यानी कि खुदाई योजना, कुएं को 4200 मीटर की गहराई तक इसे खोदा जाएगा। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन? तो 2014 में IOL और बांग्लादेश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड के मध्य जो है समझौता ज्ञापन हुआ है। 45% भागीदारी ब्याज के साथ ONGC परियोजना का संचालक है
और OIL के पास जो है 45% ब्याज की भागीदारी है तथा इसमें शेष 10% की हिस्सेदारी जो है बापेक्स की है। ठीक है, विशेषता की बात करें तो इसके अलावा इसमें ONGC विदेश लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड के गठजोड़ को वर्ष 2012 में हुई नीलामी के दौर में बांग्लादेश में 2 उथले अपतटीय ब्लॉक SS04 और SS09 सौंपे गए थे। ठीक है, ONGC जो है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत जो है भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। ONGC विदेश का प्राथमिक व्यवसाय तेल और गैस अन्वेषण के विकास और उत्पादन सहित भारत के बाहर जो है तेल और गैस क्षेत्रों की संभावना को तलाशना है। वर्तमान में इसके पास 15 देशों में 35 तेल और गैस संपत्तियों में भी भागीदारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किन देशों ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर जो है व्यापक सहयोग के लिए औद्योगिक सुरक्षा पर एक संयुक्त कार्य समूह का जो है गठन करने का फैसला किया है? तो वो है भारत अमेरिका। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक सुरक्षा में जो है संयुक्त कार्य समूह, अब इसमें जो है शिखर सम्मेलन हुआ 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 को। आयोजन स्थल था नई दिल्ली। आयोजन था भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। सम्मेलन नेतृत्व करता थे अनुराग वाजपेयी और डेविड पाल बगनाती। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करना। विशेषता की बात करें तो दोनों देशों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु जो है दिसंबर 2019 में 2+2 संवाद वार्ता में औद्योगिक सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। आयोजित सम्मेलन था ISA के कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप तैयार करना। वर्ष 2014 में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार घोषित किया, जिसके तहत लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी कि लिमोया भी शामिल है। ठीक है, वर्ष 2018 में जो है कोमाकासा संचार अनुकूलता एवं सुरक्षा समझौता दोनों देशों के मध्य जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर जबरन विस्थापित लोगों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल 84 मिलियन हो गई है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जबरन विस्थापित लोगों की संख्या 84 मिलियन है जनवरी 2021 से जनवरी 2021 के मध्य। सबसे ज़्यादा विस्थापित लोगों की संख्या वाले देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा कांगो गणराज्य के विस्थापित हुए 1.3 मिलियन और इसके बाद इथियोपिया 1.2 मिलियन दूसरे नंबर पर आता है। विस्थापन का कारण है हिंसा, असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, UNHCR की बात करें तो इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किन 2 एशियाई यूरोपीय देशों के बीच संघर्ष की स्थिति व्याप्त है? तो वह है रूस यूक्रेन। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। रूस यूक्रेन संघर्ष जो है चर्चा है अभी हाल में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया यानी कि दक्षिणी यूक्रेन का स्वायत्त जो गणराज्य है पर कब्जा कर लिया। तब से जो है दोनों देशों के मध्य स्थिति संघर्षपूर्ण रही है। संघर्ष के कारण की बात करें तो शक्ति संतुलन पहला कारण आता है। यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के बाद पश्चिमी देशों एवं रूस के मध्य राष्ट्रीय हितों की टकराहट एवं शक्ति संतुलन को लेकर लगातार संघर्ष जारी है। पश्चिमी देशों के लिए यूक्रेन को जो है बफर स्टेट बनाने पर जोर दिया जा रहा है और काला सागर यानी कि ब्लैक सी में रूस की बहुत रुचि है इसलिए, और यूक्रेन में रूस विरोधी जन आंदोलन भी है। यूक्रेन में जो है अलगाववादी आंदोलन, जो कि यूक्रेन के अनुसार अगर बात करें तो इस आंदोलन में रूस का समर्थन प्राप्त है। रूस का क्रीमिया पर कब्जा और यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की संभावना, इतनी सारी कारण जो है संभावना या फिर कारण बनता है रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, 21वां भारत रूस शिखर सम्मेलन 6 दिसंबर 2021 को हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में हुआ। अफगानिस्तान की राजनीतिक स्थिति के बाद इसका मुख्य मुद्दा था इसमें। ठीक है, समझौता इस पर किया गया कुछ चीज़ें, तो उसको जान लेते हैं। व्यापार, ऊर्जा, संस्कृति, बौद्धिक संपदा, लेखा, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में 28 समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर जो है हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, इन समझौतों में जो वर्ष 2021 से 2031 तक अगले 10 वर्षों के लिए सैन्य तकनीकी सहयोग के कार्यक्रम भी शामिल हैं। अन्य तथ्यों की बात करें तो 2+2 वार्ता संपन्न हुई है और यह दोनों देशों की रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के बीच की पहली 2+2 वार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिन्स्क समझौता एक बार फिर चर्चा में रहा और इन समझौतों पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो हस्ताक्षर किया गया था इन समझौतों पर 2014 और 2015 में। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा।
मिन्स्क समझौता फर्स्ट, हस्ताक्षर हुआ था 5 सितंबर 2014 को। हस्ताक्षर करता थे यूक्रेन और रूसी समर्थित अलगाववादी। ठीक है, इसमें समझौता 12 सूत्रीय युद्ध विराम पर सहमति जताई गई थी। समझौता स्थल था बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौता हुआ था, इसलिए इसे मिन्स्क समझौता कहा जाता है। प्रावधान इसमें था दोनों देशों द्वारा युद्ध कैदियों का आदान प्रदान, मानवीय सहायता, भारी हथियारों की वापसी करना, और दोनों पक्षों के उल्लंघन के कारण समझौता जल्द टूट गया। ठीक है, इसका ये प्रावधान इसमें रखा गया लेकिन टूट गया। मिन्स्क समझौता सेकंड हुआ 12 फरवरी 2015 को, और इसमें रूस, यूक्रेन के प्रतिनिधि, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के प्रतिनिधि, 2 रूसी समर्थक क्षेत्र के अलगाववादी नेता जो है हस्ताक्षर करता थे। समझौता इसमें हुआ 13 सूत्रीय शांति समझौता हुआ। इसमें मध्यस्थता की थी फ्रांस और जर्मनी ने। ठीक है, इसमें जो है विद्रोही क्षेत्रों को संघर्ष को खत्म करना, विद्रोही क्षेत्रों में संघर्ष को खत्म करना इसमें प्रावधान रखा गया, और दूसरा था सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को हस्तांतरित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 4 दिसंबर 2021 के मध्य चीन में आयोजित धार्मिक मामलों पर एक सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति ने धार्मिक मामलों पर किस सिद्धांत को लागू करने की इच्छा जाहिर की? तो वह है माओ त्से तुंग के सिद्धांत की, या फिर यांग के काई शेक के सिद्धांत की, या फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत की, या फिर सी सिद्धांत की। तो आंसर इसकी बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत की इसमें जो है इच्छा जाहिर किया गया था। ठीक है, अब धर्मों का सिनिसाइजेशन देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो 3 से 4 दिसंबर 2021 के मध्य चीन में जो है आयोजित धार्मिक मामलों पर एक सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों के सिनिसाइजेशन पर जोर दिया था, और धार्मिक मामलों पर जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू करने की इच्छा जाहिर की थी। ठीक है, सिनिसाइजेशन क्या है? तो इसका अर्थ होता है चीनी संस्कृति एवं समाज के अनुसार धार्मिक विश्वास, अभ्यास एवं कर्म कांडों को बदलना। यह राजनीतिक एवं धार्मिक दोनों परिदृश्य में जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में किस देश ने लैंड बॉर्डर्स लॉ शीर्षक से अपने नए सीमा कानून को जो है अधिसूचित किया है? तो वो है चीन। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, चीन। ठीक है, चीन का नया जो है सीमा कानून जो है सीमा सुरक्षा और सीमा क्षेत्रों के एकीकरण के प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए चीन द्वारा जो है अधिसूचित नया सीमा कानून बना है, और यह अस्तित्व में 23 अक्टूबर 2021 को चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की अस्थायी समिति ने जो है लैंड बॉर्डर्स लॉ के शीर्षक से इस कानून को अधिसूचित किया, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ। ठीक है, चीन सीमा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में चीन 14 देशों के साथ 22,000 किलोमीटर की भूमि सीमा को साझा करता है, जिसमें रूस, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, लाओस, वियतनाम, कजाकिस्तान और उत्तर कोरिया प्रमुख है। ठीक है, नए कानून के प्रमुख प्रावधान में देखें तो भूमि सीमाओं का परिसीमन एवं सर्वेक्षण करना, सभी भूमि सीमाओं का सीमा चिन्ह स्थापित करने का प्रावधान, चीन की सेना और पुलिस बल दोनों पर सीमा की सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी। यह कानून जो है सीमा क्षेत्र में किसी भी पक्ष को ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होने से रोकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश के गृह युद्ध से जैसे हालात से निपटने के लिए सामूहिक सुरक्षा संघ संगठन द्वारा एक सैन्य दल भेजा गया है? तो वो हुआ है कजाकिस्तान में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, कजाकिस्तान। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा संघ संगठन हाल ही में जो है कजाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जिसको देखते हुए सामूहिक सुरक्षा संघ संगठन द्वारा कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति को कम करने के लिए एक सैन्य दल जो है भेजा गया है। ठीक है, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2002 में। इसकी उत्पत्ति हुई थी का स्रोत है सामूहिक सुरक्षा संघ 1992 जो कि ताशकंद में हुआ था, उसको माना जाता है। इसमें सदस्य राष्ट्र टोटल 6 हैं। उनके नाम की बात करें तो अर्मीनिया, बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। पर्यवेक्षक इसमें राष्ट्र की बात करें तो अफगानिस्तान और सर्बिया हैं। इसका मुख्यालय है मॉस्को यानी कि रूस में। ठीक है, रूस के मॉस्को शहर में। अन्य तथ्य की बात करें तो इसमें देश जो हैं उनकी राजधानियों की बात कर लेते हैं। तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, नूर सुल्तान जिसे कहा जाता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 35 वर्षीय वामपंथी पूर्व छात्र नेता ग्रेबियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने चिली देश के। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, चिली। ठीक है, ग्रेबियल बोरिक जो है चिली देश के राष्ट्रपति बने हैं और ये जो है देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इनका जन्म जो 11 फरवरी 1986 को पेंटानोस
मैगलनस चिली में हुआ था। ये 35 वर्ष के हैं। सोशल कन्वर्जेंस और इनकी पार्टी का नाम है। इन्होंने जो है 56% मत प्राप्त किया। इनके प्रतिद्वंदी थे जोस एंटोनियो जो कि 55 वर्ष के थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्थिकी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2022 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश किया। तदनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, कथन एक है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर जो है 9.2% अनुमानित किया गया है। दूसरा कथन है, 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8 से लेकर 8.5% रहने का अनुमान किया गया। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सही है तीनों में। ठीक है, तो इसमें जो है तीनों सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। अब आर्थिक समीक्षा 2021-22 के बारे में जान लेते हैं बातें। और ये पेश किया गया है 31 जनवरी 2022 को। इसका मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें जान लेते हैं। तो इसमें वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है 9.2% अनुमान किया गया है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है 8 से लेकर 8.5% अनुमानित किया गया है। ठीक है, वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा 2020-21 में अनंतिम जो है जीडीपी का 9.2% है। राजकोषीय घाटा 2021-22 का बजट अनुमान जीडीपी का 6.8% है। ठीक है, मुद्रा स्फीति दर जो है खुदरा मुद्रा स्फीति दर जो है 2021-22 में अप्रैल से दिसंबर 2021 में घटकर जो है 5.2% हो गई, जो वर्ष 2020-21 की स्थिति इसी अवधि में जो है 6.6% थी। थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि अप्रैल दिसंबर 2021 में जो है 12.5% की दर से हुआ था। ठीक है, इसके बाद अप्रैल भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार वृद्धि की दर की बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो है 3.9% की वृद्धि दर है। औद्योगिक क्षेत्र में जो है 11.8%, सेवा क्षेत्र में जो है 8.2% की वृद्धि दर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है? तो वो है कतर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? शीर्ष 10 में जो शामिल है वो कतर है। ठीक है, भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य जो है संयुक्त राज्य अमेरिका 18.4% की हिस्सेदारी से जो है पहले स्थान पर आता है, और दूसरे और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात व चीन रहा। ठीक है, भारत के 10 निर्यात गंतव्य देश की बात कर लेते हैं। तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है यूएई, तीसरा है चीन, चौथा बांग्लादेश, पांचवा हांगकांग, छठा सिंगापुर, सातवां नीदरलैंड, फिर यूके, बेल्जियम और जर्मनी का नंबर आता है। ठीक है, 10 आयात स्रोत देश की बात करें तो पहले स्थान पर जो है चीन आता है, दूसरे पर यूएई हो जाता है, तीसरे पर अमेरिका हो जाता है, चौथा है सऊदी अरब, फिर इराक, फिर स्विट्जरलैंड, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों आते हैं। ठीक है, शीर्ष 5 निर्यातित वस्तुएं की बात करें 2020-21 में तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किया गया, इसके बाद मोती, कीमती पत्थर, ठीक है, इसके बाद लोहा, स्टील, फिर ड्रग फार्मुलेशन, बायोलॉजिकल, इसके बाद सोना एवं अन्य कीमती धातुएं जो है निर्यात की गई हैं। ठीक है, इसके बाद शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएं की बात कर लेते हैं, तो ये अभी हो ही गया। इसके बाद अब देखते हैं शीर्ष आयात 5 वस्तुएं देख लेते हैं 2020-21 में। तो प्रतिशत हिस्सेदारी में पेट्रोलियम क्रूड पहले स्थान पर आता है, स्वर्ण दूसरे पर, तीसरे पर है पेट्रोलियम उत्पाद, चौथे पर मोती, कीमती अर्ध कीमती पत्थर, पांचवा है कोयला, कोक व ब्रिकेट का स्थान आता है, नंबर आता है। ठीक है, इसके बाद भारत का चालू खाता शेष 2021-22 की पहली छमाही में जो है बात करें तो जीडीपी के 0.2% के घाटे में बदल गया, जिसका मुख्य कारण था व्यापार खाते में कमी। ठीक है, फिर चालू खाता शेष 2019-20 में जीडीपी का 0.9% था। चालू खाता शेष 2020-21 में जीडीपी का 0.9% ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021-22 के दौरान औसत शीर्ष सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति कितनी थी? तो वो था 5.2%। ठीक है, औसत शीर्ष सीपीआई यानी संयुक्त मुद्रास्फीति की बात करें तो वर्ष 2021-22 में अप्रैल दिसंबर में 5.2% रहा। वर्ष 2020-21 की इसी अवधि में ये थी 6.6%। अप्रैल दिसंबर 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति 2.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2021-22 में पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया? तो वो हो गया 65.6 बिलियन डॉलर। आंसर इसका ए पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बाह्य क्षेत्र आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर जो है
65.6 बिलियन डॉलर। विदेशी निवेश में बढ़ोतरी, सकल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी हुई है। बैंकिंग पूंजी में सुधार, अतिरिक्त शेष निकासी अधिकार यानी कि SDR आवंटन के फलस्वरूप जो इतना हुआ है। ठीक है, सितंबर 2021 के अंत तक भारत का बाह्य कर्ज बढ़कर हो गया है 593.1 बिलियन डॉलर, इतना कर्ज हो चुका है। सितंबर 2020 के अंत तक भारत का बाह्य कर्ज था 556.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार था 600 बिलियन डॉलर के ऊपर निकल गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है 31 दिसंबर 2021 तक की स्थिति की बात करेंगे तो 633.6 बिलियन डॉलर हो गया। नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में भारत की वैश्विक स्थिति की बात करें तो चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश भारत जो है बन गया है। ठीक है, उपरोक्त अवधि में शीर्ष 3 विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की बात कर लेते हैं तो पहले स्थान पर चीन का आता है, दूसरा जापान, तीसरा आता है स्विट्जरलैंड और इसके बाद आता है भारत का नंबर। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चावल के उत्पादन में शीर्षस्थ भारतीय राज्य कौन सा है? तो चावल के उत्पादन में पहला स्थान पर पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएगा, इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में शीर्ष 3 चावल उत्पादक राज्यों की बात करें तो पहला नंबर पश्चिम बंगाल का, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पंजाब का नंबर आता है। ठीक है, गेहूं उत्पादक शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान और पंजाब का तीसरा नंबर आता है। मक्का उत्पादक 3 शीर्ष राज्यों की बात करेंगे तो कर्नाटक का पहला नंबर, उत्तर प्रदेश दूसरा नंबर और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। पोषक तत्व यानी मोटे अनाज उत्पादक शीर्ष 3 राज्यों की बात करें 2020-21 में तो राजस्थान का पहला नंबर है, कर्नाटक का दूसरा नंबर और महाराष्ट्र का जो है तीसरा नंबर है। कुल दलहन उत्पादन में जो है शीर्ष 3 राज्यों की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान, दूसरा है राजस्थान और तीसरा पर है महाराष्ट्र। कुल खाद्यान्न उत्पादक शीर्ष 3 राज्यों की बात करेंगे तो पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब का नंबर आता है। कुल तिलहन उत्पादक शीर्ष 3 राज्यों की बात करेंगे तो राजस्थान का पहला नंबर, महाराष्ट्र का दूसरा नंबर और मध्य प्रदेश का जो है तीसरा नंबर आता है। ठीक है, कुल गन्ना उत्पादक शीर्ष 3 राज्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक का नंबर आता है। कुल कपास उत्पादक शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र का पहला नंबर, दूसरा गुजरात आता है और तीसरा तेलंगाना का नंबर आता है। ठीक है, इसके बाद जूट एवं मेस्ता उत्पादक शीर्ष 3 राज्यों की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, दूसरा बिहार और तीसरा असम है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुपालन स्थिति 2017 के 39% से सुधर कर 2020 में कितनी हो गई है? तो 81% हो गई। आंसर इसका ए पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 66 है, पूर्व की तुलना में 6 अंक ऊपर है। ठीक है, SDG इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर फ्रंट रनर्स की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ी, जो 19-20 में टोटल 10 थी। ठीक है, नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले जो है परफॉर्मर रहे। वन क्षेत्र के संदर्भ में भारत की वैश्विक स्थिति जो बात करेंगे तो विश्व में 10वां सबसे बड़ा है। 2010 से लेकर 2020 के दौरान वन क्षेत्र के संदर्भ में जो है वन वृद्धि के क्षेत्र के संदर्भ में 2020 में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन आच्छादन की प्रतिशत की बात करेंगे तो 24%, विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2% भारत में है। ठीक है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किया गया अगस्त 2021 में। लक्ष्य रखा गया 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक की समाप्ति का। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग यानी GPI की अनुपालन स्थिति 2017 में 39% से सुधर कर 2020 में 81% हो गई है। उत्सर्जित अपशिष्ट 2017 में 394 मिलियन लीटर दैनिक के हिसाब से था और उत्सर्जित अपशिष्ट 2020 में 280.2 MLD हो गया है। ठीक है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया, जो भारत में कुल FDI प्रवाह का कितने % है? तो यह है लगभग 54%। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानते हैं। 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक बढ़कर 17.4% हो गया, जो अप्रैल नवंबर 2020 में था -15.3%। वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर पर डे कर दिया गया। ठीक है, 19-20 में यह था 28 किलोमीटर पर डे था। समग्र सेवा क्षेत्र GVA में
2021-22 में जो है 8.2% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने FDI प्राप्त किया है $16.7 बिलियन से अधिक, जो भारत के कुल FDI प्रवाह का लगभग 54% है। शीर्ष 3 स्टार्टअप्स इकोसिस्टम्स की बात करें तो पहला स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर भारत का नंबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जो है जारी आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा पाई गई है? तो वो है जम्मू कश्मीर। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, 2014 टू 18 के दौरान जो है अखिल भारत स्तर पर जो है महिलाओं में की जीवन प्रत्याशा कितनी है टोटल? तो 70.7% है। 2014 से 18 के दौरान अखिल भारत स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है 68.2%, 68.2 वर्ष सॉरी। ठीक है, वहाँ पर 70.7 वर्ष है। 2014-18 के दौरान भारत में कुल जीवन प्रत्याशा दर्ज किया गया है 69.4 वर्ष। कुल औसत आयु आबलिक जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में 5 शीर्ष राज्यों की बात अगर हम करेंगे तो उसमें आएगा पहले स्थान पर केरल, दूसरे पर जम्मू कश्मीर, तीसरे पर हिमाचल प्रदेश, चौथा है पंजाब, पांचवा है महाराष्ट्र का नंबर। अखिल भारत स्तर पर कुल प्रजनन दर 2018 में बात करेंगे तो 2.2 आता है। निम्नतम कुल प्रजनन दर वाला राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का नंबर आता है जो कि 1.5 आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर की बात करेंगे तो 2.9 है। उत्तर प्रदेश में कुल जीवन प्रत्याशा 2014 से 18 की बात करेंगे तो 65.3 वर्ष आता है। अखिल भारतीय स्तर पर जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करेंगे तो 30 आता है पर 1000 पर। सर्वाधिक IMR वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है जिसमें 46 आता है पर 1000 पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वित्त मंत्रालय ने केंद्र की सभी निविदाओं और अनुबंधों की कार्य निष्पादन सिक्योरिटी की 3% घटी दर को कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो वो है 31 मार्च 2023 तक। निष्पादन सिक्योरिटी देखेंगे ये क्या होता है, तो इसकी वर्तमान दर है 3%, प्रभावी हुआ है 31 मार्च 2023 से प्रभावित होगा पूर्व दर था 5 से 10%। महत्व क्या है, तो उद्योगों को परियोजना क्रियान्वयन में अतिरिक्त संसाधन लगाने में मदद मिलेगी। कटौती के कारण की बात करें तो कोविड-19 महामारी के कारण जो है होने वाले आर्थिक व्यवधानों से निपटने के लिए विभिन्न तरलता उपायों में एक भाग के रूप में जो है कटौती की गई थी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के दूसरे दौर पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो वो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने जारी किया है। ठीक है, इसके डिटेल में देखते हैं तो 10 जनवरी 2022 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के दूसरे दौर पर यह रिपोर्ट जारी किया। सर्वेक्षण का समय था जुलाई सितंबर 2021। सम्मिलित क्षेत्र है 9 टोटल, इसमें निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, IT एवं BPO तथा वित्तीय सेवाएं आदि आते हैं। ठीक है, प्रमुख निष्कर्षों की बात करेंगे तो इसमें जुलाई से सितंबर 2021 के मध्य जो है लगभग 3.1 करोड़ रोजगार का सृजन किया गया। चयनित 9 क्षेत्रों में अनुमानित कुल रोजगार में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 39% तथा शिक्षा क्षेत्र का हिस्सा 22% है। ठीक है, महिला कामगारों का कुल परसेंट जो है 32% आता है। चयनित 9 क्षेत्रों में जो है 87% नियमित श्रमिक तथा 2% आकस्मिक श्रमिक हैं। इसमें कोविड-19 महामारी से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा? तो वो था कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो है वो कोविड-19 महामारी से सबसे कम प्रभावित क्षेत्र में आया। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं। तो वर्ष 2021-22 में GVA में योगदान 18.8% था। कृषि क्षेत्र जो है सबसे बड़ा नियोक्ता है। वर्ष 2021-22 में कृषि वृद्धि दर हुई 3.9%। 2021 में जो है कृषि वृद्धि दर थी 3.6%। 2021 में कुल खाद्यान्न उत्पादन था 308 मिलियन टन। ठीक है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा शीर्ष आयातक है किसका? तो वनस्पति तेल का है। ठीक है, कपास के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो वह है गन्ना एवं चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या था? तो वो था चुस्त दुरुस्त त्वरित। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। प्रस्तुत करने की तिथि की बात करेंगे तो 31 जनवरी 2022 था। प्रस्तुतकर्ता थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ठीक है, केंद्रीय विषय इसका बना था चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण। वर्ष 2001 में इस दृष्टिकोण को विकसित किया गया था और इसमें कुल 12 सिद्धांत हैं। विशेष तथ्यों में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का केंद्रीय विषय था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि GDP की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 8 से 8.5% अनुमानित किया गया। अभी ऊपर इसके बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक ने अनुमान किया है 7.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अनुमान किया गया 9%।
वर्ष 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर जो है 7.3% रही। 23-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है 7.1%, जो कि IMF के द्वारा अनुमानित है। ठीक है, कोविड-19 के बाद विश्व की सर्वाधिक तेज वृद्धि दर हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार मानव निर्मित फाइबर यानी कि एमएमएफ यार्न और एमएमएफ कपड़े और परिधान पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की दर 12% अधिसूचित किया गया है। ये नई दर कब से प्रभावी होगी? तो ये प्रभावी हो गया है 1 जनवरी 2022 से। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जो है 22 नवंबर 2021 को निम्नलिखित वस्तुओं पर GST की नई दरें अधिसूचित की गई हैं। उसमें मानव निर्मित फाइबर जो है उसमें पहले GST की वर्तमान दरें थी 18%, अब 1 जनवरी से इस पर 12% हो गई। एमएमएफ यार्न पर थी 12%, इसमें भी 12 हो गया, और एमएम कपड़े में परिधान पर 5% थी, इस पर भी 12% कर दिया गया। GST क्या है? तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से ये भारत में प्रभावी हुआ है, और इसमें जो है 5 प्रकार की दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। वित्त मंत्रालय द्वारा GST के तहत वस्त्र एवं फुटवेयर के लिए उत्क्रमित शुल्क संरचना को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से इसको लगाया गया। और उत्क्रमित शुल्क संरचना IDS के बारे में जान लेते हैं। तो यह तब उत्पन्न होता है जब आउटपुट या अंतिम उत्पाद पर कर इनपुट पर कर से कम होता है। इसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक जो है विपरीत संचय होता है इससे, और इसे अधिकतर मामलों में जो है वापस करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस संगठन के व्यापार विवाद निपटान पैनल के एक निर्णय के खिलाफ अपील दायर का निर्णय लिया? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा CPAT। विश्व व्यापार संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। भारत की विश्व व्यापार संगठन में अपील किया गया है, और इसमें जो है व्यापार विवाद निपटान पैनल के निर्णय के खिलाफ जो है अपील दायर किया गया है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन ने देश में चीनी एवं गन्ने के घरेलू समर्थन उपायों को वैश्विक मानदंडों के प्रतिकूल बताया है। प्रतिवादी इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ग्वाटेमाला ने जो इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन में जो है शिकायत की थी। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसके सदस्य हैं 164, और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $375 मिलियन अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किया? तो वो देश है फिलीपींस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया गया। 28 जनवरी 2022 को हस्ताक्षर हुआ। भारत और फिलीपींस के मध्य ब्रह्मोस तट आधारित पोतरोधी मिसाइल का निर्यात होगा। अनुबंध लागत इसमें $375 मिलियन है। ब्रह्मोस की बात करते हैं तो यह भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO और रूस के NPO यानी मशीनो स्टोरियो योनिया के बीच जो है संयुक्त परियोजना है। ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कोवा जो कि रूस में नदी है उसके नाम पर दोनों को मिलाकर बनाया गया है। मिसाइल को थल, जल और नभ तीनों जगह से जो है लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी, लेकिन वर्ष 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत के प्रवेश के बाद मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर फिर 600 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। अन्य तथ्यों की बात करें तो थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया उन देशों में शामिल है जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल में जो है रुचि दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन में किस देश का विकासशील जो है देश का दर्जा या विवादास्पद मुद्दा बन गया है? किस देश का विकासशील विश्व व्यापार संगठन में? तो वो है चीन। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा चीन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन में जो है चीन एक विकासशील देश के रूप में दर्जा का विवादास्पद मुद्दा बन गया है। ठीक है, चीन की स्थिति की बात करें तो उच्च मध्यम आय वाला देश हो गया है। विकासशील देश के दर्जे का लाभ ये लेता है, व्यापार एवं विभिन्न क्षेत्रों में इसको छूट प्राप्त होता है। ठीक है, जबकि ये ऐसा है नहीं। परिभाषा की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन ने अभी तक विकसित एवं विकासशील देशों की स्पष्ट परिभाषा निर्धारित नहीं की है। सदस्य देश स्वयं को विकसित या विकासशील देश घोषित करते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देशों में 2/3 विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। प्रमुख देशों की स्थिति की बात करें तो विकसित देशों में USA है, यूरोपीय संगठन के देश हैं, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि जो है ये विकसित देश में आते हैं। विकासशील देशों में जो है भारत का नाम आता है, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आता है। अल्प विकसित में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, दक्षिण सूडान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन ने बांग्लादेश को किस प्रकार के देश का दर्जा प्रदान किया? तो वो है अल्प विकसित देश। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश GDP के मामले में भारत को जो है पीछे छोड़ चुका है। इसके बावजूद भारत को विकासशील देश का दर्जा प्राप्त है, जबकि बांग्लादेश को अल्प विकसित का दर्जा। इसी कारण मुद्दों का जो है मुद्दा विवादों में आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में भारत ने किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन सेवा निर्यात करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा गया है वर्ष 2030 तक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2030 सी पार्ट हो जाएगा। सम्मेलन का आयोजन ये हुआ था नई दिल्ली में। सम्मेलन की तिथि 9 नवंबर 2021। वैश्विक सम्मेलन की थीम थी इंडिया सब्स एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ग्रोथ सेक्टर्स बियॉन्ड IT एंड IITians। ठीक है, संबद्ध मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, लक्ष्य की बात करें तो 2030 तक $1 ट्रिलियन सेवा का निर्यात किया गया। प्रमुख बिंदुओं में अगर देखें तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार सेवा क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है लगभग 2.5 करोड़ लोगों को। भारत के कुल निर्यात में योगदान लगभग 40% का है। वर्ष 2020 में विश्व का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश जो है वो भारत बना है। ठीक है, वित्त वर्ष 2020-21 में व्यापार अधिशेष $89 बिलियन है और 2000 से लेकर 2021 की अवधि में सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र ही है, 53% प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टॉय क्लस्टर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, आंसर इसका कर्नाटक हो जाएगा। खिलौना निर्माण क्लस्टर है, कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। परिचालन का प्रारंभ मार्च 2022 में होगा। इसमें प्रमुख कार्य की बात करें तो खिलौना उपकरण, पैकेजिंग, उत्पाद निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक विकसित करना और पेंट बनाना आदि होगा। लाभ की बात करें 4000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा, 25,000 प्रत्यक्ष रोजगार एवं 1 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा। इस क्लस्टर में जो है इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, प्री स्कूल खिलौने, आउटडोर खिलौने, शिशु खिलौने, गुड़िया एवं शैक्षिक खिलौने आदि शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS की पहचान के लिए मौजूदा वार्षिक आय सीमा कितनी रखी गई? तो वो रखा गया 8 लाख। डी पार हो जाएगा। EWS को परिभाषित करने के लिए एक आय व्यवहार मानदंड है। जनवरी 2022 में रिपोर्ट निकला और रिपोर्ट करता थे केंद्र सरकार की 3 सदस्यीय समिति। रिपोर्ट प्राप्त करता उच्चतम न्यायालय हुआ। और उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 लाख की आय की सीमा को उचित बताना इसका उद्देश्य था। विशेष तथ्यों की बात करें तो आर्थिक कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण के लिए 2019 में 103वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। समिति ने कहा EWS के लिए आय मानदंड OBC की क्रीमी लेयर की तुलना में अधिक कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2022 को संपत्ति प्रबंधन से जुड़ी इकाई एसेट मैनेजमेंट का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? तो इसका नाम रख दिया गया है व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट नया नाम, पूर्व नाम था एस एसेट मैनेजमेंट। म्यूचुअल फंड का नया नाम हो गया व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ठीक है, पहले इसका नाम था एस म्यूचुअल फंड। विशेष तथ्यों की बात करें तो यह 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की इक्विटी संपत्ति के लिए निवेश प्रबंधन और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। व्हाइट ओक कैपिटल समूह ने नवंबर में ही घोषणा कर दी थी कि यस बैंक के म्यूचुअल फंड कारोबार के अधिग्रहण के लिए लेन-देन जो है पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2022 को बैंक ने किस बैंक ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान की घोषणा की है? तो उस बैंक का नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने हैशटैग बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान चलाया है जनवरी 2022 में SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। और उस क्या घोषणा किया? बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान। टैक्स बचाकर स्वास्थ्य हेतु जो है बीमा खरीदने का जागरूकता इसमें बढ़ाया गया है। और स्वास्थ्य बीमा न केवल चिकित्सा आपात स्थिति को रोकता है बल्कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत जो है कर बचाकर लाभ भी पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ। WEF का मुख्यालय किस देश में, यह बताना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 17 से 21 जनवरी 2022 के मध्य विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस सम्मेलन में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विषय पर जो है भाषण दिया। और विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है 22 से 26 मई 2022 के मध्य दावोस स्विट्जरलैंड में भी प्रस्तावित है। ठीक है, वार्षिक बैठक की थीम है वर्किंग टुगेदर रीजन ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस संस्था ने जो है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की? तो यह जारी किया गया नीति आयोग RMI और RMI इंडिया के द्वारा। ठीक है, जनवरी 2022 में उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन परिसंपत्तियों की और बुनियादी ढांचे के लिए तरलता और पूंजी की कम लागत की आवश्यकता को स्पष्ट करना। 2020 से 2030 के मध्य संचयी निवेश होगा इसमें 19.7 लाख करोड़ रुपए यानी कि 266 बिलियन अमेरिकन डॉलर। प्राथमिक क्षेत्र को उधार इसमें 2025 तक 40,000 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2030 तक 3.7 लाख करोड़ रुपए को उधार दिया जाएगा। जनवरी 2022 में जियो द्वारा 6G तकनीक के विकास के साथ
उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विश्वविद्यालय के साथ हिस्सेदारी हुई है? तो ये हुआ है फिनलैंड देश के विश्वविद्यालय के साथ, ठीक है। जियो और ओलो यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया गया है 22 जनवरी 2022 में रिलायंस जियो के एस्टोनिया इकाई तथा ओलो विश्वविद्यालय फिनलैंड के मध्य 6G तकनीक के विकास के साथ साथ डिजिटलीकरण विस्तार को बढ़ावा देने हेतु जो है इसमें विशेष बिंदु है। सहयोग इसमें हवाई और अंतरिक्ष संचार, होलोग्राफिक बीम फार्मिंग, 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस सहित कई क्षेत्रों को एक साथ लाकर उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु 5G तकनीक की क्षमताओं में वृद्धि देने हेतु एवं साथ ही 6G तकनीक क्षेत्र में विकास में भी ये सहायक बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के बीमा क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर कर्मियों के क्षमता निर्माण के उद्देश्य से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये हस्ताक्षर किया गया है भारतीय बीमा संस्थान द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हस्ताक्षर हुआ है जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और भारतीय बीमा संस्थान के मध्य, ठीक है। प्रायोजन था अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के बीमा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवर कर्मियों का क्षमता निर्माण। भारतीय बीमा संस्थान जो है बदलते बीमा परिदृश्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत और विदेशों में बीमा उद्योग से जुड़े पेशेवर को पाठ्यक्रम तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-30 की निर्यात हेतु जो है किस देश के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो यह हस्ताक्षर किया गया है मॉरिशस देश के साथ। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। निर्यात गंतव्य है मॉरिशस। HAL MK-30 का उपयोगकर्ता मॉरिशस पुलिस बल होगा और इसके निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL होगा, ठीक है। और HAL MK-30 जो है भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा व्यापक उपयोग में लाया जाने वाला 5.5 टन श्रेणी में बहुउपयोगी एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। दिसंबर 2021 में पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फिलीपींस द्वारा आयात के लिए जो है 374.96 मिलियन डॉलर यानी कि 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध को मंजूरी भी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने चेन्नई में मेट्रोपॉलिटन एरिया के सतत शहरी सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत को कितने ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो वो दिया है 150 मिलियन डॉलर की, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 150 मिलियन डॉलर। पॉइंट में देख लेते हैं। तो यह किया गया नवंबर 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया में सतत शहरी सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ऋण दिया गया। ऋण की राशि है भारत को 150 मिलियन डॉलर दिया गया। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल सेवाएं हैं जल संसाधन प्रबंधन, जलापूर्ति एवं सीवरेज, शहरी गतिशीलता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है। इसके बाद AIIB द्वारा भारत में परियोजनाओं की बात करें तो 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 29 परियोजनाएं हैं इसमें। AIIB की स्थापना जनवरी 2016 में हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके अध्यक्ष इसमें जिन लिकुन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने किस गेमिंग कंपनी की अधिग्रहण करने की योजना घोषणा की है? तो वो है एक्टिविजन ब्लिजर्ड इंक को अधिग्रहण करने की घोषणा की है। जनवरी 2022 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है इसको अधिग्रहण करेगा, ठीक है। और $95 प्रति शेयर के भाव से इसको अधिग्रहण करेगा, ठीक है। और शुद्ध नकदी सहित सौदे की राशि जो है $68 बिलियन रहेगी, 68.7 बिलियन डॉलर। सौदा वित्तीय वर्ष 2023 में पूरे होने की उम्मीद है और इसमें अधिग्रहण मोबाइल, PC, कंसोल और क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग व्यवसाय को गति प्रदान करेगा और मेटावर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का प्रदान करेगा। परिणाम क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट और सोनी के बाद राजस्व के हिसाब से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी ये बन जाएगी। एक्टिविजन ब्लिजर्ड जो है खेल विकास और इंटरैक्टिव मनोरंजक सामग्री के अग्रणी प्रकाशक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत ने किस देश को $500 मिलियन ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो है श्रीलंका। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। घोषणा तिथि है 18 जनवरी 2022 को। $500 मिलियन ऋण की राशि देगा श्रीलंका को भारत, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में ये मदद हेतु जो है ये किया गया। भारत सरकार ने श्रीलंका को भोजन, आवश्यक वस्त्र, दवाओं के आयात के लिए $1 बिलियन की सहायता के पैकेज की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में किस देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो वो है भारत। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, भारत, ठीक है। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में भारत अब चीन से आगे हो गया है।
एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष हैं, इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया। और देश में मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग लेन देन वर्ष 2019 के प्रति 1000 वयस्कों पर 13,615 पहुँच गया, जो वर्ष 2015 में कुल केवल 183 था। ठीक है, 2020 में बैंक शाखाओं की संख्या प्रति 1 लाख वयस्कों पर 14.7 पहुँच गई, जबकि यह संख्या 2015 में जो है 13.6 थी। और यह संख्या जो जर्मनी, चीन, दक्षिण अफ्रीका से अधिक है। डिजिटल भुगतान के उपयोग के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विगत 7 वर्षों के दौरान खोले गए नो फ्रिल बैंकों के खातों की संख्या अक्टूबर 2021 तक 1.46 लाख करोड़ रुपए जमा के साथ 43.7 करोड़ तक पहुंच गई। इनमें से 78% जो है खाते सरकारी बैंकों के पास तथा 18.2% खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास हैं। और यह रिपोर्ट जो है नोटबंदी के 5 वर्ष पूरा होने पर एसबीआई द्वारा जो है जारी किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का कंपनी का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल कितनी संख्या हो गई है? तो टोटल अब हो गया है 11। पहले 10 था, एक इसको महारत्न की कंपनी का दर्जा देने के बाद 11 हो गया। ठीक है, और यह दिया गया अक्टूबर 2021 में। केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा से संबद्ध मंत्रालय है। विशेष की बात करें तो पीएफसी बिजली क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त पोषण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। पीएफसी का गठन हुआ था 1986 में। ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन के वित्त पोषण को बढ़ाने में यह सहायक होगी। वर्ष 2030 तक हरित ऊर्जा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को 40% तक यह हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। पीएफसी ने पिछले 3 वर्षों में असाधारण वित्तीय प्रदर्शन पर महारत्न का दर्जा प्राप्त किया है। अब टोटल महारत्न जो कंपनियां उनको देख लेते हैं। तो पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल, गेल इंडिया लिमिटेड गेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसी, ओएनजीसी लिमिटेड ओएनजीसी, सेल लिमिटेड सेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस और कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 11वां जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में कोविड-19 के संकट से उबरने के लिए सबसे गरीब राष्ट्रों को $93 बिलियन की सहायता देने की घोषणा किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, विश्व बैंक। ठीक है, सबसे गरीब राष्ट्रों को विश्व बैंक की सहायता दी गई है दिसंबर 2021 में। और ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के अंतर्गत आता है। $93 बिलियन का धनराशि दिया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? कोविड-19 संकट से उबरने के लिए विश्व के 74 सबसे गरीब देशों को। विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुई। इसके सदस्य देश 189 हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और इसके जो है अध्यक्ष इसमें डेविड मालपास हैं। ठीक है, जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है 1500 करोड़, 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इरेडा में जो है 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। 19 जनवरी 2022 को इरेडा में 1500 करोड़ रुपए की निवेश आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ये मंजूरी प्रदान किए हैं। ठीक है, CCEA के अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। प्रमुख तथ्य की बात करें तो इरेडा को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। इस निवेश से इरेडा द्वारा प्रतिवर्ष 10,200 रोजगार सृजित होगा और इससे 7.949 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी होगी। इरेडा एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। यह एक मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट की कंपनी है। इसकी स्थापना 1857 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, इरेडा का। तो ये था आर्थिकी जिसको हम लोगों ने देखा। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य से संबंधित चीज़ें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ और अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।